Hello, students. Welcome back to the competition breaker. Let's continue with the third part of Unit 2. And the chapter name is India's Economic Reform, which is being written by Alu Walia. इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कि इंडियाज़ की क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रही हैं 1991 के बाद। कैसे इंडियाज़ का जो 1991 रिफॉर्म्स था वो इवॉल्व हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये चैप्टर में थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि 1991 रिफॉर्म्स क्या था, वो कैसे 1980s वाले रिफॉर्म्स से डिफरेंट था, किस एरियाज़ में 1991 रिफॉर्म्स को सक्सेस मिली थी, कहाँ पे उसका प्रोग्रेस लिमिटेड रह गया। 1991 रिफॉर्म्स के बाद इंडिया में कौन से फ्यूचर चैलेंजेस मतलब आए और उनके लिए क्या सोल्यूशन अवेलेबल थे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द रिफॉर्म्स ऑफ 1991। 1991 रिफॉर्म्स आफ्टर 30 years ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ था। जो 30 years का जो ड्यूरेशन था बिफोर द रिफॉर्म्स, उस ड्यूरेशन में इंडिया पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा फेवर कर रही थी। प्राइवेट बिजनेसेस थे, उसके उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स अवेलेबल थे। इंपोर्ट्स ड्यूटी टैरिफ काफ़ी ज़्यादा हाई थी इंपोर्ट्स पर, और एफडी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर भी रिस्ट्रिक्शंस थे, जिसकी वजह से जो 1950s से 65 के बीच का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था हमारा इंडिया का काफ़ी स्लो था। काफ़ी मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4% के बीच में था, जो कि अदर डेवलपिंग नेशन से कम था। अ, और जो 1970s से 1980s के बीच का जो इंडियाज़ का ग्रोथ रेट था, उस टाइम भी ग्रोथ रेट स्लो था, और सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से और चाइना से भी। फिर 1980s के टाइम पे कुछ चेंजेस हुए थे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के अंडर। इस टाइम पे जो गवर्नमेंट कंट्रोल था हमारी इकोनॉमी में थोड़ा कंपैरेटिवली कम हुआ था, और कुछ छोटे छोटे चेंजेस भी हुए थे इकोनॉमी में, जैसे कि अभी इंडस्ट्रीज़ को मतलब कुछ हद तक की मतलब था ऐसा, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से। कुछ इंडस्ट्रीज़ थी जिनको अब लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बिज़नेस थे वो एक्सपेंड कर सकते थे बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के। और जो इम्पोर्ट्स थी मतलब टैरिफ थे वो थोड़े कम हो गए थे पहले वाले टाइम, जो 1947 के बाद वाला टाइम था उस टाइम के कंपैरिजन में। फिर 1991 का रिफ़ॉर्म आ जाता है। 1991 के टाइम पे हमारा इंडिया फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहा था। उस टाइम हमारे इंडिया के पास ज़्यादा पैसा नहीं था। इंडिया के पास सिर्फ़ इतने ही फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स बचे थे कि इंडिया सिर्फ़ 2 हफ़्ते का मतलब इम्पोर्ट कर सकता था। तभी जो हमारी नई नई गवर्नमेंट आई थी नारासिम्हा राव की, और उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया था। स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम ये था कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कम किया गया था, और जो हमारे इंडियन रुपीस थी उसकी वैल्यू को घटा दिया गया था, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट था वो चीप हो गया था। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ अट्रैक्ट हो रही थी हमारी तरफ हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, जिससे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फिर से बढ़ने लगे थे, और हम इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आने 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 लगे थे। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी हुए थे, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इंडिया जब फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था तो उससे बाहर निकलने के लिए उसने लोन लिया था आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। लेट्स सी व्हाट वाज द अचीवमेंट्स ऑफ दिस रिफॉर्म। इस रिफॉर्म की वजह से जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ था वो इंक्रीज़ हुआ था, पॉवर्टी डिक्रीज़ हुई थी, और जो हमारे कंट्री की जो सर्विसेज थी लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर्स एंड सैनिटेशन, इन सब में भी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिली थी। ये इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन हाँ मतलब कुछ हद तक थी, पहले के कंपैरिजन में बेटर था, इम्प्रूवमेंट था। लेकिन इस रिफ़ॉर्म के बाद हमारी कंट्री में ज़्यादा जॉब क्रिएशन नहीं हुआ, मतलब उतनी अच्छी जॉब्स अवेलेबल नहीं थी। और जो उसके बाद
इस हमा रिफ़ॉर्म के बाद इंडस्ट्रीज़ तो ग्रो कर रही थी, लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट की परफॉर्मेंस थी, लोग एनवायरनमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। पॉल्यूशन हमारा बढ़ रहा था, हमारे रिसोर्सेज़ के अच्छे से मतलब यूटिलाइज़ेशन नहीं हो पा रहा था, हमारी रिसोर्सेज़ डिप्लीट कर रही थी। ये सारी प्रॉब्लम्स को नहीं एड्रेस किया गया था इस रिफॉर्म्स के अंडर। इसकी वजह से हमारी कंट्री कुछ चैलेंजेस से गो थ्रू कर रही थी, और इस चैलेंजेस को से बचने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि हम अच्छे से अच्छे जॉब्स को क्रिएट करें कंट्री में, एजुकेशन, हेल्थ और अदर बेसिक सर्विसेज के ऊपर ध्यान दे पाएँ। हम इन्वामेंटल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें ताकि हम सस्टेनेबल ग्रोथ अपने इकोनॉमी में देख सकें। और तो और ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि जो हमारा 1991 वाला रिफॉर्म्स था इसको हम कंटिन्यू रख पाएँ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकें और पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकें। अब हम देखेंगे कि क्या-क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे जो 1991 रिफॉर्म्स के अंडर हुए थे। वो ये था कि सबसे पहले कि लाइसेंस राज को हटाया गया था। अभी हमारे इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत नहीं पड़ रही थी स्टार्ट करने के लिए। अगर कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करना हो या फिर उसको एक्सपेंड करना हो, तो हमें गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन 1991 के पहले कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ी थी। बिज़नेस को भी हम सेटअप करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं थी। जो कंपनीज़ थी वो अब अभी मतलब इस रिफ़ॉर्म के बाद से खुद से अपनी फैक्ट्री लोकेशन को चूज़ कर सकती थी। उसमें भी गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं मतलब ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। फिर जो पब्लिक सेक्टर का रोल था वो भी रिड्यूस हुआ। पहले जो 18 इंडस्ट्रीज़ थी जो कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंडर आ रही थी, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी उनको, अब वो नंबर 18 से 8 हो गया था। देयर वाज आल्सो द एंड ऑफ मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्शन। जो एमआरटीपी एक्ट था, उस एक्ट के अंदर जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी जिनके पास एसेट्स ₹1 बिलियन के ओवर था, उनको एक स्पेशल अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती थी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन इस रिफॉर्म के बाद से ये एमआरटीपी एक्ट अबॉलिश हो गया था। मतलब इस एमआरटीपी एक्ट एग्जिस्टेंस में था, लेकिन उसका सिर्फ इतना ही काम रहता था कि वो किसी भी तरह की मतलब एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर को रोक सके। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था हमारे कंट्री में बढ़ गया था, क्योंकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो ओनरशिप था वो 40% से बढ़ा के मतलब 51% हो गया था। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंपनीज़ हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकती थी। जो ट्रेड पॉलिसीज़ थे वो अब काफ़ी लिबरलाइज्ड हो गए थे। मतलब अगर हमारी कंट्री बाहर से कुछ भी इम्पोर्ट करना चाहती है, या चाहे वो कैपिटल गुड्स हो जाए या फिर रॉ मटेरियल्स या कुछ भी अलग से इम्पोर्ट करना चाहती थी, तो उसका जो प्रोसेस था वो ईज़ी हो गया था बाय यूजिंग ट्रेडेबल इम्पोर्ट लाइसेंसेस। फिर बाद में 2002 के आसपास जाके ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। ये सिर्फ कंज्यूमर गुड्स के ऊपर ही एप्लीकेबल रह गया। फिर टैक्स रिफॉर्म्स भी हुए थे। एक कमेटी हुई थी जिसको लेड कर रहे थे राजा चेल्हा। उन्होंने सिंपलर टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करने का मतलब सजेशन दिया था, जिसमें ये था कि टैक्स रेट को कम किया जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर अप्लाई किया जाए, जिससे गवर्नमेंट को भी कोई नुकसान ना हो और हमारे मतलब पॉपुलेशन को भी उतना मतलब ज़्यादा ना लगे। फिर फाइनेंशियल सेक्टर में भी कुछ रिफॉर्म हुए। एक और कमेटी हुई थी जिनको लेड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नारा सिम्हा राव। उन्होंने बोला कि मतलब जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है बैंक के इंटरेस्ट रेट पे, उसको रिमूव किया जाए, एसएलआर को बढ़ाया जाए, ताकि एसएलआर को रिड्यूस किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मतलब बैंक ना होल्ड कर सके, पैसा इकोनॉमी में जाए, जिसकी वजह से लोग मतलब अच्छे से अपने मतलब अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को देख सकें। उसके बाद बेसल स्टैंडर्ड्स, जो कि मतलब फाइनेंशियल रूल को स्ट्रिक्ट करने के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रिक्ट करने के लिए बनाया गया। फिर जो भी स्टॉक मार्केट्स के इश्यूज़, शेयर इशू करने का और उस शेयर्स के प्राइस को सेट करने का काम था, वो गवर्नमेंट के अंडर से हटा के मतलब सेबी एक अलग से बॉडी बना दी गई थी और सेबी को दे हैंड ओवर कर दिया गया था। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उनको भी अलाउ कर दिया गया था कि वो अब इंडियन कंपनीज़ के शेयर्स को ख़रीद सकते हैं इन थ्रू द स्टॉक मार्केट। फिर हम देखेंगे कि क्या ये रिफ़ॉर्म
जो 1991 का रिफ़ॉर्म था वो आईएमएफ ने फ़ोर्स किया था इंडियंस को। तो अहलुवालिया कहते हैं कि ये आइडिया मतलब ये बिल्कुल गलत है। आईएमएफ के द्वारा फ़ोर्स नहीं किया गया था। जो रिफ़ॉर्म्स का टॉपिक था वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था इंडिया में बिफ़ोर क्राइसिस। लेकिन इस क्राइसिस ने इंडियंस को मतलब चांस दे दिया कि इस रिफ़ॉर्म को इस टाइम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट वाज द एरिया जहाँ पे ये रिफ़ॉर्म उतना ज़्यादा मतलब नहीं रहा। तो सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर पे इसका रोल लिमिटेड ही रहा। प्राइवेटाइजेशन पे मतलब पॉलिटिकली अनएक्सेप्टेबल रहा, मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं, उतना ज़्यादा नहीं देखा गया। उसके बाद क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी जिया दिया जाए ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और तो और जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे जो कि लॉस इंकर कर रहे थे उनको बंद करने का भी मतलब ऐसा हुआ था, लेकिन फिर भी इस वो चीज़ भी नहीं हो पाई थी उतनी ज़्यादा। फिर स्मॉल स्केल सेक्टर के कुछ मतलब स्मॉल स्केल सेक्टर थे जिनको कुछ प्रोडक्ट्स थे लाइक अराउंड 900 प्रोडक्ट्स जो कि रिजर्व कर दिए गए थे कि ये सिर्फ स्मॉल सेक्टर बिजनेस ही प्रोड्यूस करेंगे, जिनकी वजह से जो अच्छी अच्छी ग्लोबल मार्केट थी उनसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई कि वो इस इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को बढ़ा सकें एक्सपोर्ट्स के लिए। अब हम देखेंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट रहा, मतलब इस रिफ़ॉर्म का इम्पैक्ट क्या रहा। तो सबसे पहले आफ्टर 1991 मतलब इस रिफ़ॉर्म के बाद द फेज़ केम लाइक 1992 से 2000 के बीच इंडिया की इकॉनमी 6.5% वाली रेट से ग्रो कर रही थी जो कि पहले से बेहतर था। फिर 1980s से 1990s वाले टाइम में कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो 1990 80s का जो टाइम था उस टाइम पे जो छोटे छोटे रिफॉर्म्स अपने कंट्री में हुए थे उसने 5.6% का ग्रोथ दिया जो कि पहले से बेहतर था। लेकिन 1990s वाले रिफॉर्म के बाद ये ग्रोथ रेट 5.8% था जो कि बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब हाँ, बहुत थोड़ा बहुत ही चेंज देखने को मिला था। फिर दूसरे भी व्यूज़ पॉइंट आते हैं कि जो 1990s वाला रिफ़ॉर्म था वो रिफ़ॉर्म इसलिए नहीं था कि हम डोमेस्टिकली चीज़ों को देखें। ये रिफ़ॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस कर रहा था कि हम अपने इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बना सकें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम इंक्रीज़ कर सकें। फिर आलूवालिया का भी रिस्पॉन्स आता है कि जो 1980s वाले रिफ़ॉर्म्स थे वो उतने सेफ़ रिफ़ॉर्म्स नहीं थे, क्योंकि वो 1980s वाला जो रिफ़ॉर्म था वो एक अनस्टेबल ग्रोथ रिफ़ॉर्म था। हाँ, वो ग्रोथ इस वजह से हुआ था क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग्स लगाई थी, जो हमारी इकोनॉमी थी वो हाई डेफ़िसिट में थी। मतलब 1980s के टाइम पे हमारा जो डेफ़िसिट था वो 6.9% था, जो कि बाद में बढ़ के 8.6% पे हुआ था, जिसकी वजह से 1991 वाला क्राइसिस हुआ था। और आहलूवालिया ये भी कहते हैं कि जो 1991 वाला क्राइसिस की वजह से ही जो 1990s का जो रिफ़ॉर्म था उतना ज़्यादा ग्रोथ इकोनॉमी को नहीं दे पाया शॉर्ट टर्म में। हमारी इकोनॉमी सिर्फ 5.8% से ही ग्रो कर पाई। अगर वो क्राइसिस नहीं होता तो शायद 6.5% या 6.5% से ज़्यादा हमारी इकोनॉमी ग्रो करती, जो कि एक अच्छा ग्रोथ माना जाता। क्यों हमारी इकोनॉमी ने मतलब टाइम लिया ग्रोथ होने में? क्योंकि जो हमारी 1991 का रिफ़ॉर्म था काफ़ी स्लोली काम किया था। स्लो काम करने का मतलब ये नहीं था कि मतलब बेकार था। वो धीरे-धीरे काम कर रहा था और लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियल था वो। लेट्स सी इस 1991 वाले रिफ़ॉर्म को एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ अप्रोच के तरह देखा जाता है, क्योंकि जो 2003 से 2018 वाला फ़ेज़ था उस टाइम में इस रिफ़ॉर्म की वजह से ही हमारी इंडिया ने 7.6% पर ईयर वाला ग्रोथ भी एक्सपीरियंस किया था, जो कि मच बेटर था 5.6% से, जो कि 1980s से 1992 वाले टाइम में हो रहा था।
हाँ, चाइना से मतलब हमारा ग्रोथ कम ही था, क्योंकि चाइना उस वक़्त 10% का ग्रोथ ले रेट लेके चल रहा था। लेकिन हम ह हमारी इकॉनमी क्राइसिस से गुज़र रही थी, तो 7.6% वाला भी 15 सालों के लिए मतलब रहा, तो ये एक अच्छा ग्रोथ माना गया। फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारी इकॉनमी दूसरी इकॉनमी से के कंपैरिजन में कैसे किस पोजीशन पे थी। लाइक 1980s से लेके 1991 वाला जो पीरियड था, जो कि बिफोर रिफॉर्म्स वाला पीरियड था, उस टाइम हमारी इकोनॉमी 5.2% से ग्रो कर रही थी। उस टाइम चाइना 9.2% से ग्रो कर रही थी, तो हमारी इकोनॉमी चाइना से कम तो थी, लेकिन और भी मतलब जो भी अदर एशियन कंट्रीज़ थे, उनका ग्रोथ रेट 6.1% था। हमारी इकॉनमी 1980 से 1991 के टाइम पे अदर डेवलपिंग कंट्रीज से बेटर कर रही थी, लेकिन चाइना से और अदर एशियन कंट्रीज से मतलब कम ग्रो कर रही थी। फिर 1992 से 2002 वाला टाइम जब रिफॉर्म्स हमारे हुए थे, उस टाइम पे इंडिया 5.8% से ग्रो कर रही थी, और जो एशियन कंट्रीज़ थे 4.6% से ग्रो कर रही थी। मतलब इस टाइम पे हमारी जो इंडिया की ग्रोथ थी, वो बीट कर रही थी एशियन कंट्रीज़ को। लेकिन अभी भी चाइना हमसे बेटर ही कर रहा था, मतलब चाइना का ग्रोथ रेट 10.2% था। फिर उसके बाद 2003 से 17 वाला जो पीरियड था, जो कि लेटर रिफॉर्म्स पीरियड था, उस टाइम हमारी जो इंडिया की ग्रोथ थी 7.6% था, जो कि बहुत अच्छा था। चाइना के ग्रोथ रेट से थोड़ा पास में था, और एशियन कंट्रीज़ से बेटर कर रहा था। एशियन कंट्रीज़ उस टाइम 5.4% का ग्रोथ ही कर रही थी, और जो अदर डेवलपिंग नेशंस थे 4.3% के रेट से चल रही थी। फिर एक टाइम और आता है, मतलब 2018 से 2023 वाला फेज़, जिस टाइम हमारी इंडिया ने चाइना को भी बीट कर दिया था 7.9% वाले ग्रोथ रेट से, और एशियन कंट्रीज़ को भी बीट कर रहा था। हम देखेंगे कि क्या ये रिफ़ॉर्म्स सब मतलब इंक्लूसिव रिफ़ॉर्म था। इंक्लूसिव रिफ़ॉर्म का मतलब था कि क्या ये गरीब लोगों को भी बेनिफ़िट किया, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को के लिए बेनिफिशियल था या नहीं था। तो हम इसको समझेंगे कि कितनी ज़्यादा हमारे यहाँ की पॉवर्टी रिड्यूस हुई। तो क्या हमारे इस रिफ़ॉर्म की वजह से पॉवर्टी रिड्यूस हुई थी? तो हाँ, इस रिफ़ॉर्म की वजह से रिड्यूस तो हुई थी, क्योंकि 1993 के टाइम्स पे से लेके जो 2004 से 5 वाला टाइम था, उस टाइम हम से इस 1993 से 2005 के बीच में हमारी जो पॉवर्टी का रेट था 45.3% से 37.2% हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ़ पुअर पीपल था, वो ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत ही डिक्रीज़ हुआ था। फिर उसके बाद जो 2004 से 5 वाला टाइम आता है, उस टाइम जो पॉवर्टी रेट था 37.2% था। लेकिन ये 2011 से 12 के बीच में रिड्यूस होकर 21.9% हो गया, जिसका मतलब कि जो पॉवर नंबर ऑफ़ पुअर पीपल था, वो ड्रॉप हुआ था 137 मिलियन से, जो कि एक अच्छी अचीवमेंट थी। हम समझेंगे कि पॉवर्टी हमारी 2004 के बाद से रिड्यूस क्यों हुई। उसके कई सारे रीज़न हैं, क्योंकि हमारी इकॉनमी अच्छे रेट से ग्रो कर रही थी। हमारी इकॉनमी 2004 से लेके 2012 वाले टाइम में 8.5% पर ईयर से ग्रो कर रही थी, जो कि 6.2% से काफ़ी अच्छा था। मतलब 1993 से 2005 वाले फेज़ से बेहतर था। और हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी, वो भी 7% हो गई थी, जो कि पहले 4.2% था, जिसने पॉवर्टी को रिड्यूस किया था। उसके बाद हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो कि पहले 2.9% था 1993 से 2005 में, अब वो बढ़ के 3.5% हो गया था इन 2004 टू 2012 वाले फेज़ में, जिसकी वजह से जो गरीब लोग थे, वो मतलब फार्मिंग में एग्री काम कर के मतलब अपने आप को अपनी अर्निंग को बढ़ा रहे थे, और उनकी अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को भी रेज़ कर रहे थे। हमारी कंट्री में उस टाइम एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स भी चल रहे थे, जिनकी वजह से हमारी पॉवर्टी कम हुई थी 2004 से 12 वाली फेज़ में। तो हाँ, पॉवर्टी तो कम हुई थी। अब हम देखेंगे कि क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ था हमारी कंट्री में या नहीं।
तो ये रिफॉर्म्स ने जॉब्स तो क्रिएट किए थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स तो प्रोवाइड किया गया था। ल- क्योंकि मतलब अब कितना कितना जॉब इसने उम, कितने लोगों को बेनिफिट किया, ये तो इसका डेटा तो अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, उस टाइम के अनएम्प्लॉयमेंट रेट के हिसाब से, मतलब 2011-12 के डेटा के हिसाब से जो था, वो 3.414% था अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका मतलब ये बिल्कुल तो नहीं है कि जॉब वर्क की प्रॉब्लम थी ही नहीं। जॉब की प्रॉब्लम थी, लेकिन रिफ़ॉर्म के पहले वाले प्रॉब्लम से अभी का प्रॉब्लम थोड़ा कम था। अभी लोग काम तो कहीं न कहीं कर रहे थे, क्योंकि मतलब अभी का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था वो ये था कि जो पॉपुलेशन थी, उनको उनके मन पसंदीदा जॉब नहीं मिल रही थी। उनकी क्वालिफ़िकेशन मैच कर रही हो ऐसी जॉब अवेलेबल कंट्री में नहीं थी। जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। मतलब लोग काम तो कर रहे थे, लेकिन लो पे पे काम कर रहे थे। इस टाइम का ये प्रॉब्लम था। लेकिन पहले तो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती थी, मतलब लोगों के पास काम ही नहीं हुआ होता था। उसके बाद जो जॉब डेटा अवेलेबल है 2004 से 2012 के बीच में, उसमें ये बताया जाता है कि मतलब 58 मिलियन जो नए जॉब्स ऐड हुए थे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। लेकिन इसमें से भी जो 58 मिलियन जॉब्स थे, उसमें से 84% जॉब्स इनफॉर्मल जॉब्स थे। इनफॉर्मल जॉब्स का मतलब कि वो जॉब्स टेम्परेरी थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थे, उनमें कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, सोशल सिक्योरिटी भी नहीं थी। तो ये सारी बातें थी। फिर क्यों हम मतलब रिफ़ॉर्म के बाद भी एक अच्छे जॉब्स क्यों अवेलेबल नहीं हो पाए थे? क्योंकि जो हमारी कंट्री थी, वो सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर पे मतलब ज़्यादा फोकस कर रही थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो नहीं किया। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थे, वो उसने 5% से 8.3% का ग्रोथ रेट ही देखा था, जो कि अच्छी ग्रोथ रेट थी, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ ग्रोथ रेट नहीं थी। गवर्नमेंट मतलब उस टाइम एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये ग्रोथ रेट डबल डिजिट ग्रोथ रेट बन सके, मतलब 10% के प्लस में हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर्विस सेक्टर हमारी ग्रो कर रही थी, मतलब 6.3% पर ईयर से ग्रो कर रही थी, जो कि 2003 से 2018 में 9% भी हो गया था। पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये इसलिए थी क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन अवेलेबल थी, वो एक ऐसी पॉपुलेशन थी जिसके पास बहुत ज़्यादा हाई स्किल्स नहीं थी, जो कि सर्विस सेक्टर के लिए मतलब फिट नहीं थी। लेकिन सर्विस सेक्टर उस टाइम का हमारा अच्छा कर रहा था। तो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, मतलब जो वो मानते हैं कि उनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से में ना करके मतलब सर्विस सेक्टर में ही काम करना था, क्योंकि उनका मतलब उनको लग रहा था कि मतलब अगर सर्विस सेक्टर में करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इनकम जनरेट करने में मदद करेगी। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि सर्विस सेक्टर कुछ ही पॉपुलेशन को, मतलब अपर मिडिल क्लास लोगों को, या फिर कह सकते हैं मतलब कुछ पॉपुलेशन को ही बेनिफिट कर पा रही थी। इस वजह से मतलब इस अब देखेंगे कि क्यों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था वो ज़्यादा नहीं ग्रो कर पाया, क्योंकि जो कुछ मतलब आफ्टर द रिफॉर्म्स जो 10 साल का पीरियड था, उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे, मतलब मैंने ऊपर बताया आपको कि 900 प्रोडक्ट्स कुछ थे, जो कि स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए रिजर्व्ड हो गए थे, जिनकी वजह से जो बिग फैक्ट्रीज थी वो उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पहले ऐसा था। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, मतलब रोड्स जो थे हमारे अच्छे नहीं थे, पोर्ट्स, पावर सप्लाई उतनी अच्छी नहीं थी जो कि बिग फैक्ट्रीज और एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट कर सके। जो लेबर लॉज था वो भी मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट था, जो कि जो वर्कर्स थे उनके लिए मतलब अच्छा नहीं साबित कर पा रहा था। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, कि हमारे इन्वायरमेंट पे इस रिफॉर्म का क्या इफ़ेक्ट पड़ा था, कि हमारा जो
तो सब इस रिफॉर्म का सबसे वीकेस्ट एरिया अगर कोई रहा तो वो इन्वामेंट रहा था। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पे तो फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया था, लेकिन इन्वामेंट को पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर लिया गया था, जिसकी वजह से हमारे मतलब वाटर पोल्यूशन देखा गया, एयर पोल्यूशन भी इंक्रीज़ हुआ, जो हमारे रिसोर्सेज थे वो काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट कर दिए गए, कार्बन इमिशन इंक्रीज़ हो गया था, जो हमारी फॉरेस्ट की साइज़ थे और क्वालिटी था वो डिक्रीज़ होता गया, जिसकी वजह से अब हम देखेंगे कि हमारी जो मतलब हमारी इकोनॉमी का जो प्रोस्पेक्ट क्या था फ्यूचर को लेके, क्या गोल्स थे आगे आने वाले टाइम के लिए। तो हमारे जो करंट गवर्नमेंट थे वो ये मतलब चाहते थे 8% का गोल, 8% प्लस का ग्रोथ ले ग्रोथ को मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि 2003 से 2012 के बीच में देखने को भी मिला था 8.35% का ग्रोथ रेट। उसके बाद कुछ हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम थी, लेकिन जैसे कि अगर इकोनॉमी को स्टेबल बनाना था तो हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि हम अपने फिजिकल डेफिसिट को मतलब कम कर सकें, क्योंकि उस टाइम पे 6.7% का चल रहा 6.7% रेट चल रहा था हमारे, जो कि बहुत ज़्यादा हाई था। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर सकें, इंडिया मतलब इन फ्यूचर ये गोल बना के चल रहा था कि अपने जीडीपी का 9% हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा सकें, जो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर सकें। अपने मतलब जो हमारा जीएसटी था वो एक बिग स्टेप था, बट उतने मतलब वो मेसी था, तो उसको हम सही कर सकें। हम नए नए मतलब लॉ को लाए, जिनकी वजह से हमारी जो कंपनीज थी अपने मनी को रिकवर करने में बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी जो एक्सपीरियंस कर रही थी उस उनको मतलब वो कम हो सके। अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बनाने के लिए, ट्रेड को बूस्ट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर सकें। हमारी मतलब हमारी इकोनॉमी उस टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम्स को इन फ्यूचर टैकल करने की कोशिश कर मतलब गोल कर रही थी, उनका गोल ये था। और तो और कुछ और भी एरियाज थे, लाइक फार्मिंग सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना, जो प्राइसिंग थी उनको फेयरली सेट करना, वाटर शॉर्टेजेस को मैनेज करना, और जो हमारी फास्ट सिटी ग्रोथ थी उनको हैंडल करना। So that's it for this video. Now the unit 2 has been completed fully. We'll continue with the unit 3 from the next video. Thank you for watching my video. Do like it, subscribe it, and thank you.